नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2021 का जनवरी संस्करण, जिसमें हम मुख्य मेनली जो करंट अफेयर होते हैं इसमें नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स होंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। और हमने वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स किए हैं। जनवरी प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज की है जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक, जो इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमने प्रतियोगिता दर्पण का जो जनरल अवेयर समान अध्ययन में सार संग्रह आता है, उसके हमने वार्षिकांक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डाले हैं, वो भी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार का मुख्यमंत्री चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और फागू चौहान। तो दोस्तों पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार और सातवीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है बिहार के। इसके अतिरिक्त दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दोस्तों, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलाई है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में 243 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 125 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से आते हैं और इनका गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन था ये, और एनडीए ने जीत हासिल की है। और सातवीं बार, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सातवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है नीतीश कुमार जी ने। और दो नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं जिन्होंने शपथ दिलाई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा पृथ्वी सर्वेक्षण सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का प्रक्षेपण किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 का प्रक्षेपण किया है इसरो ने हाल ही में PSLV C49 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 49 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की बात करते हैं दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली शीर्षस्थ संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और के सिवान वर्तमान में इसरो प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है, इसका नाम क्या है? दोस्तों स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी, जिसका हाल ही में मुंबई मझगांव डॉकयार्ड्स में लिमिटेड्स में ये सारी इनका निर्माण किया जा रहा है। दो जो इस क्लास की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, INS कलवारी और खांदेरी। पहली है INS कलवारी, 2017 में इसका निर्माण हुआ था और ये दोनों नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं। तीसरी है INS करंज और चौथी है INS वेला और पांचवी है INS वागीर और एक जो और आगे है प्रोजेक्ट में INS वागसीर। दोस्तों INS कलवारी और INS खंदेरी ये दोनों नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं, जबकि INS करंज और INS वेला ये ट्रायल पे हैं। और हाल ही में INS वागीर का जलावतरण किया गया दोस्तों, और इनका सबका निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। और दोस्तों ये सब P75 प्रोजेक्ट के तहत इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं और फ्रांस तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है इस क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण में। तो इस प्रश्न से होता है दोस्तों, INS वागीर ये 5वीं पनडुब्बी है स्कॉर्पियन क्लास की। इसके पहले ये INS कलवारी और खांदेरी ये पहली और दूसरी हैं, ये नौसेना को सौंपी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 50 सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे दोस्तों, सुपर। दोस्तों भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्रदान किया गया। दोस्तों 63वां स्थान प्रदान किया गया है और ये परम सिद्धि का निर्माण किया है सीडेक ने, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत सीडेक ने निर्माण किया है परम सिद्धि का। और दुनिया के 500 सुपर शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट में 63वां स्थान दिया गया है, 63rd प्लेस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उमंग ऐप का
अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों उमंग ऐप है क्या? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की इसमें सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं उमंग ऐप में। ये पहले से लॉन्च किया जा चुका है और अभी हाल ही में इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लॉन्च किया है और ये 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया था और अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, यह एक मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी लैंग्वेज ऐप है जिसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र सरकारों के विभिन्न विभागों की एकीकृत जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से बाहर हो गया है? तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में घोषणा की थी कि अमेरिका पेरिस जो समझौता हुआ था COP21, पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों COP21 2015 में पेरिस में ये समझौता हुआ था। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में घोषणा कर दी थी कि अब अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो जाएगा और अब औपचारिक रूप से अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया है। अमेरिका, इसका सही उत्तर दोस्तों अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। तो दोस्तों कोविड-19 के कारण पहली बार आभासी प्लेटफॉर्म पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कोविड-19 के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 37वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी की है वियतनाम ने इसकी मेजबानी की है। इसके साथ ही इंडोनेशियन का 17वां शिखर सम्मेलन तथा 15वां पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन इसी के साथ आयोजित किया गया और सभी की मेजबानी की है वियतनाम ने। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी इसमें। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत आसियान का पूर्णकालिक मेंबर नहीं है परंतु डायलॉग पार्टनर है, वार्ता सहयोगी है भारत और हमेशा हर आसियान की हर मीटिंग में भारत डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों आपको बता दें आसियान है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें 10 देश शामिल हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही दोस्तों RCEP समझौता, जिसमें सभी 15 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है RCEP। इसमें भारत को छोड़कर 10 आसियान के देश प्लस 5 अन्य देश, ये 5 अन्य देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। भारत ने इसमें शामिल नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इस समझौते से भारत के व्यापारिक हितों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भारत ने अभी तक RCEP समझौते में हस्ताक्षर नहीं किए और तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम से भी अभी ऐसा बोला गया है कि ये भारत कभी भी शामिल हो सकता है इसमें। दोस्तों यह महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है RCEP और ये समझौता हुआ है वियतनाम में। आगे बढ़ते हैं। G20 का 15वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो G20 है दोस्तों दुनिया की 20 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और यह जिस देश में भी आयोजित होता है यह सम्मेलन वही देश उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। आभासी रूप से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे यह सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 2020 का और सऊदी अरब रियाद में प्रस्तावित था और सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की है G20 सम्मेलन की। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और दोस्तों आपको बता दें कि 2023 में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है भारत में। आपको बता दें कि 2019 में जापान के ओसाका में यह सम्मेलन हुआ था, 2021 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है यह।
आगे बढ़ते हैं। 2021 में इटली में प्रस्तावित है। ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है रूस ने। रूस में प्रस्तावित था ये, लेकिन आभासी प्लेटफॉर्म पर यह आयोजित किया गया और रूस देश ने अध्यक्षता की है। 2019 में 11वां जो शिखर सम्मेलन होता है वो ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में हुआ है था। दोस्तों 2021 का भारत में प्रस्तावित है ब्रिक्स का सम्मेलन। ब्रिक्स की बात करें, फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का व्यापारिक आर्थिक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। टोटल मेंबर है 5। आगे बढ़ते हैं। एपेक शिखर सम्मेलन। एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एपेक का जो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजित हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मलेशिया में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है और ये एपेक का 27वां शिखर सम्मेलन था। दोस्तों कुल एपेक में टोटल मेंबर है 81 और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुए और उसमें 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए हैं जो बाइडेन, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है और शपथ लेंगे जनवरी 2021 में। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन और पहले जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में वो हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन और ये अभी जो बने हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बने हैं। और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई है और भारतीय मूल की है कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने किस देश की यात्रा की है? भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे और इन्होंने हाल ही में नेपाल देश की यात्रा की है। नेपाल की यात्रा की है श्री मनोज मुकुंद नरवणे, सेना के जनरल हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य इनका है दोस्तों जो सीमा विवाद के जो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद उपजे तनाव में सामंजस्य बिठाना इस यात्रा का उद्देश्य था। राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी से मिले वहाँ पे और उन्होंने नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया मनोज मुकुंद नरवणे को। नेपाल की बात करें तो राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अंडोरा, तुवालू, दक्षिण सुडान और नौरू। तो 190वां सदस्य बन गया है IMF का अंडोरा 190वां सदस्य है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का। कुल सदस्य हो गए हैं 190 और नया सदस्य बना है अंडोरा। IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और क्रिस्टालिना जॉर्जिया वर्तमान में IMF की प्रमुख हैं। हाल ही में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको बता दें कि जो CIC होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सबसे पहले आयोग की बात करते हैं। सूचना आयोग गठित किया गया था वर्ष 2005 में RTI एक्ट के तहत और जो इसके मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं यशवर्धन सिन्हा ने स्थान ले लिया है बिमल जुल्का का। इसके पहले बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष और संजय कोठारी CVC के पद पर कार्य कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पद पर कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं दोस्तों उत्पल कुमार सिंह और इन्होंने स्थान लिया है स्नेह श्रीवास्तव का। लोकसभा स्पीकर हैं श्री ओम बिरला। बुकर पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निश्चित ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बुकर प्राइज जो दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ब्रिटेन की सरकार देती है ये और 50,000 पाउंड इनाम स्वरूप दिए जाते हैं और 2020 का अवार्ड जीता है डगलस स्टुअर्ट। ये स्कॉटिश अमेरिकी लेखक हैं और इनका उपन्यास है सुग्गी बेन की रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2020 का।
और मारिके लुकास रेसनेवेल्ड, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया है 2020 में। इनका उपन्यास है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि बुकर प्राइज दिए जा रहे हैं 1969 से, वर्ष 69 से दिए जा रहे हैं बुकर प्राइज। और ये भी दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। बुकर प्राइज 2020 से नवाजा गया है डगलस स्टुअर्ट को, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है मारिके लुकास रेसनेवेल्ड को। ये एक डच लेखक हैं और इनकी रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। दोस्तों भारतीय मूल के कई लेखकों को अब तक बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है, जिसमें सबसे पहले 1971 में वीएस नायपाल, इनकी रचना थी इन अ फ्री स्टेट, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा, ये सभी भारतीय मूल के हैं अब तक जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। द व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया सरकार के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष में सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इस वर्ष 2020 का सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, इन्हें यह प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। डेनिस मुक्वेग को वर्ष 2016 में पुरस्कार दिया गया था और 2014 में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1990 से। आगे बढ़ते हैं। और थॉमस बाक आईओसी के प्रेसिडेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है तमिलनाडु राज्य ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने, तीसरा राजस्थान ने। हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? तो दोस्तों 2020 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई एवरा। साई एवरा ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें दोस्तों, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। शस्त्र का फुल फॉर्म होता है षडमुख आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च, फुल फॉर्म होता है। और ये सेंटर है कुंभकोणम तमिलनाडु में, जो एस रामानुजन का होम टाउन है। और 2020 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर साई एब्रा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? तो तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे दोस्तों असम राज्य के। असम राज्य के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई और लगातार 3 बार तक मुख्यमंत्री रहे। अब तक असम के में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई। इनका निधन हो गया है हाल ही में। 2001 से लेकर 2016 तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई असम के। वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी है दिसपुर और असम में मानस तथा काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों भानु अथैया भारत का जाना माना चेहरा, भारत की तरफ से पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली महिला हैं भानु अथैया। और हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों। 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को सिनेमा के क्षेत्र का दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था भानु अथैया को। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए इसका संबंध है सिनेमा से। ऑप्शन इसको करेक्ट करें दोस्तों, साहित्य होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? टी.एन. कृष्णन संबंधित थे वायलिन से। वायलिन वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, वायलिन बजाते थे टी.एन. कृष्णन। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। टी.एन. कृष्णन को वर्ष 1952 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं
ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, और इन्होंने स्थान ले लिया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद पहले थे और अब ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को नया अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है हॉकी इंडिया। नरेंद्र बत्रा, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, नरेंद्र बत्रा FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और ये भारतीय मूल के हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लुधियाना में। और अच्युत सामंत को हाल ही में बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अच्युत सामंत। आगे बढ़ते हैं। ATP टेनिस पुरुष की वर्षांत रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों वर्ष के अंत में ATP की मेंस और विमेंस दोनों की अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल। तीसरे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम और चौथे स्थान पर रूस के डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अमूल्य सुझाव कमेंट्स के माध्यम से दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ATP टेनिस महिला की वर्षांत रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों वुमेन्स लिस्ट में एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, पहला स्थान प्राप्त किया है। सिमोना हालेप, ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नाओमी ओसाका जापान खिलाड़ी है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और सोफिया केनिन जो कि अमेरिका खिलाड़ी हैं, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बंगाली फिल्मों के दिग्गज अभिनेता सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध है सिनेमा से। इन्हें भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है वर्ष 2012 में। इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, 2012 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है और बंगाली फिल्म के दिग्गज अभिनेता रहे हैं सौमित्र चटर्जी। इनका संबंध हुआ सिनेमा से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का निधन हो गया है? तो दोस्तों डियागो मैराडोना सर्वकालिक महान खिलाड़ी रहे अर्जेंटीना के। प्रतिनिधित्व किया अर्जेंटीना की टीम का फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी इनकी कप्तानी में जीती थी अर्जेंटीना, और इनका संबंध है अर्जेंटीना से। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रामसर साइट्स क्या है? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित, वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित एक समझौता है। वर्ष 1971 में समझौता प्रभावी हुआ था और ईरान के रामसर में समझौता हुआ था। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये समझौता। और हाल ही में भारत के 2 नए स्थल जोड़े गए हैं इसमें, महाराष्ट्र की लोनार झील और आगरा में स्थित है सुर सरोवर या कैथम झील। इसे सुर सरोवर भी कहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुर सरोवर या कैथम झील, इन दोनों को ही हाल ही में रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों वर्ष 2020 में 2 अन्य स्थल और भी जोड़े गए हैं। वो स्थल हैं, आप ध्यान रखें, वो स्थल है बिहार का कंवरताल और आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 2 साइट्स हैं जो वर्ष 2020 में जोड़ी गई। इसके पहले आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड से, कंवरताल बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है कंवरताल, और अब लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और सुर सरोवर झील जो कि आगरा में स्थित है। इन स्थलों को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी पहले थे 37, 2 पहले जोड़े गए और अब 2 जोड़ दिए गए। तो टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 41 और यह सभी आर्द्र भूमि से संबंधित समझौता था रामसर, और रामसर आर्द्र भूमि से संरक्षण के लिए इसमें शामिल किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को और यह मनाया जा रहा है 2006 से। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह के संबंधित जागरूकता अभियान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष ही मनाया गया और इस वर्ष इसकी जो विषय वस्तु रखी गई थीम द नर्स एंड डायबिटीज, ये थीम रखी गई थी। दोस्तों
मधुमेह की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की स्थापना की गई है वर्ष 1991 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सैंडवुड संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला सैंडवुड संग्रहालय स्थापित किया गया है कर्नाटक के मैसूर जिले में। मैसूर जिले में भारत का पहला सैंडवुड संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें पर्यटक चंदन की किस्में, वर्गीकरण, खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे इस संग्रहालय के माध्यम से। इसका उद्देश्य, और ये स्थापित कहाँ किया गया दोस्तों? कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलोर, सीएम है वीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है श्री वाजुभाई वाला। कर्नाटक में बानरघट्टा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, हम्पी के अवशेष और पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है कर्नाटक से। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब जीता है चीन की खिलाड़ी चेन मेंग ने, और इन्होंने हराया है सुन इंगसा। ये खिलाड़ी भी चीन की हैं और इन्हें पराजित किया है। ITTF की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1926 में। हेडक्वार्टर है लुसाने में, और थॉमस वीकट वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं ITTF के, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। और इस महिला विश्व कप का खिताब जीता है चीन की खिलाड़ी चेन मेंग ने। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 2020 विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, फॉर्मूला 1 वर्ष 2020 का विश्व चैंपियन का खिताब जीता है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है और 7वीं बार यह खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 7वीं बार यह खिताब जीता है और जर्मनी के खिलाड़ी माइकल शुमाकर के बराबरी कर ली है। माइकल शुमाकर ने भी 7 बार यह खिताब जीता था और अब लुइस हैमिल्टन ने भी 7 बार यह खिताब जीतकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वोल्टेरी वोटा ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं और मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको बता दें कि IPL का 13वां संस्करण था। IPL का मैं IPL से संबंधित जुड़ी हुई सभी जानकारियां इसमें बताऊंगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखें। IPL इंडियन प्रीमियर लीग का यह 13वां संस्करण था और इस बार यह आयोजित किया गया UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब IPL खेलों का आयोजन भारत से बाहर हुआ है। इसके पहले वर्ष 2010 में IPL खेलों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया और अब दूसरी बार 2020 में IPL खेलों का आयोजन सऊदी UAE में किया गया है। दोस्तों, ये चारों टीमें प्लेऑफ में पहुंची थी और मुंबई इंडियंस की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता और लगातार दूसरी बार। 2019 का खिताब भी मुंबई इंडियंस ने जीता था और 2020 का खिताब भी मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इस IPL 13वें संस्करण का फाइनल खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स टीम को पराजित किया। दोस्तों, ऑरेंज कैप जो दी जाती है सर्वाधिक रन बनाने के लिए KL राहुल को दिया गया, KL राहुल को, और दिल्ली के गेंदबाज कसिगो रबाडा को पर्पल कैप दी गई सर्वाधिक विकेट लेने के लिए, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने पराजित किया दिल्ली कैपिटल्स को, और ये चारों टीमें प्ले ऑफ में जगह बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रवासी नीति सूचकांक में किस शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह एक NGO के द्वारा जारी किया गया भारत प्रवासन अनुसंधान NGO द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, सूचकांक जारी किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों के एकीकरण के सफलता
को इस सूचकांक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो केरल को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान दिया है गोवा को, तीसरा स्थान दिया गया है राजस्थान को और चौथा स्थान प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश को। प्रवासी नीति सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रवासी नीति के एकीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है लॉकडाउन। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया सर्वाधिक प्रयोग के कारण। कोविड लॉकडाउन को वर्ष 2020 का कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। 2020 में दोस्तों 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व का 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। तो विश्व का 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। तेजपुर लीची को GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भौगोलिक इंडिकेटर जो होते हैं GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को बतलाते हैं और तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। यह संबंधित है असम राज्य से। इसका सही उत्तर दोस्तों असम। असम की बात करें, राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। CM है श्री सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। असम में मानस तथा काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वर्ष 2020 के सभी मासिक संस्करण, प्रतियोगिता दर्पण के सभी मासिक संस्करण इस वीडियो के नीचे लिंक पे आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें 2020 के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सभी 12 जनवरी से लेके दिसंबर तक के वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वर्ष 2020 के करंट अफेयर्स के लिए। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह अंक आता है। दोस्तों हमने वार्षिकांक तैयार किया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वार्षिकांक तैयार किया है और हर सब्जेक्ट के वीडियो अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं पूरे वर्ष भर के। तो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं PD सार संग्रह से, डायरेक्ट प्रश्न उठा लिए जाते हैं PD सार संग्रह से, इसलिए ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे सार संग्रह के वार्षिकांक। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हैदराबाद, दिल्ली, श्रीनगर और नागपुर। तो दोस्तों भारत का पहला ई संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है नागपुर में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र संस्थान में भारत के पहले, नागपुर में जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें भारत के पहले ई संसाधन केंद्र, जिसका नाम दिया गया है दोस्तों न्याय कौशल, इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम भी, न्याय कौशल, यह स्थापित किया गया है। उद्घाटन किया भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे ने, और यह कहां पे स्थापित किया गया है? नागपुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों हॉर्नबिल एक पारंपरिक उत्सव है जो मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में यह उत्सव मनाया जाता है और आभासी रूप से इस वर्ष मनाया गया है कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, और इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड की बात करें दोस्तों तो राजधानी है नागालैंड की कोहिमा। यहाँ पे CM है नेफ्यू रियो, वर्तमान में CM है, और राज्यपाल है श्री NR रवि नागालैंड के गवर्नर है, राज्यपाल है। विश्व का पहला मौद्रिक अधिकरण जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन पार पहुंच गई है। तो दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विश्व का पहला मौद्रिक अधिकरण है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई, 1 मिलियन से पार पहुंच गई है। RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को
और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा स्थान है मैक्सिको का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको। तीसरा स्थान है बैंक ऑफ इंडोनेशिया और चौथा स्थान है फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? दोस्तों, WEF की जो रिपोर्ट है जिसमें 36 वैश्विक शहरों को शामिल किया गया है, इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं। ये शहर कौन कौन से दोस्तों? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। बेहतरीन रोड मैप तैयार करने के लिए 36 वैश्विक शहरों में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है। दोस्तों, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभनी जिले में यह स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई। सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और महाराष्ट्र में तड़ोवा, गुगामल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, नमेरी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? दोस्तों, गायों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने और गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, पन्ना, पेज जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। मध्य प्रदेश को दोस्तों ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जनजातीय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे गोंड, बैगा, सहारिया, भारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र भारत में स्थापित करने की घोषणा की है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये खोला जाएगा जयपुर में और ये ITRA खोला जाएगा जामनगर गुजरात में। इन दोनों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ये स्थापित किया जाएगा WHO के द्वारा। WHO दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और दोस्तों WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डायरेक्टर जनरल हैं WHO के टेड्रोस एधेनॉम। हाल ही में किस राज्य ने सरना संहिता पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही उत्तर दोस्तों झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य में सरना संहिता पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, सरना एक ऐसा समुदाय है जो अपने आप को हिंदू समुदाय नहीं मानता और अलग अलग धर्म की मांग कर रहा है वर्ष 2021 में जो सेंसस होने वाली है उसके लिए। इसलिए सरना संहिता पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड की बात करें, रांची झारखंड की राजधानी है। सीएम है श्री हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में ये करेक्ट कर लें दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान प्रारंभ किया? महत्वपूर्ण दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान प्रारंभ किया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल। हाल ही में किसे नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। और हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कॉमिक्स हीरो, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने स्पेन के साथ समझौता किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल कर लिया गया है। और यह भारत का 12वां यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व स्थल है भारत का। और मध्य प्रदेश से तीसरा, मध्य प्रदेश के इसके पहले पचमढ़ी और अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की साइट्स में शामिल है, और मध्य प्रदेश से तीसरा ये है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और ये सभी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 खाद्य गठबंधन शुरू किया है? दोस्तों, कोविड-19 खाद्य गठबंधन प्रारंभ किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए FAO ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 खाद्य गठबंधन शुरू किया है, प्रारंभ किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। दोस्तों, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी की समस्या से निपटने तथा कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और हाल ही में कोविड-19 खाद्य गठबंधन प्रारंभ किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों। भारतीय मूल के हैं केएस पटेल को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। सेतुरामन पंचनाथन भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन पे भी नजर डाल लेते हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड, यह संस्मरण है और यह लिखा गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा जी के द्वारा। सुग्गीवेन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। यह एक उपन्यास है और यह लिखा गया डगलस स्टुअर्ट को, और इस उपन्यास के लिए वर्ष 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियंस, यह पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। द आइस का बॉक, यह पुस्तक लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यह पुस्तक लिखी गई है इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। द अल्टीमेट गोल, यह पुस्तक लिखी गई है विक्रम सूद के द्वारा। हाउ टू बी अ राइटर, यह पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अजीम प्रेमजी, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस, सुदीप खन्ना व वरुण सूद ने यह पुस्तक लिखी है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।